बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तोशाखाना केस में सजा याफ्ता चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में कैद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अटक जेल में पहली रात गुजार ली है। साबिक वजीर आजम का अटक जेल पहुंचते ही तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप करके मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात फ्राहम कर दी गई हैं। बुशरा बीबी को शौहर से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। खाना आला ऑफिसर खुद चेक करके फ्राहम करेगा। रोजाना अखबार भी पढ़ सकेंगे। जेल कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। अटक जेल को रेड जोन करार देकर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। जेल जाने वाले तमाम रास्तों को बैरियर्स लगाकर सील कर दिया गया है। एलीट फोर्स के दस्तों ने सिक्योरिटी संभाल ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शेख बाबर क़य्यूम इस वक्त हमारे साथ हैं। जी बाबर, क्या मजीद अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के बाहर हूँ। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के चेयरमैन को सजा मिलने पर डिस्ट्रिक्ट जेल अटक इंतहाई सख्त कोटी में मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में ज़रूरत के मुताबिक सहूलियात फराहम की गई हैं। अटक जेल को रेड जोन करार दे दिया गया है। जेल जाने वाले तमाम रास्तों को बैरियर लगाकर सील कर दिया गया है। किसी को जेल जाने की इजाज़त नहीं है और ना ही कोई चेयरमैन पीटीआई के साथ मुलाकात कर सकता है। अटक जेल असास जेल है। एलिट फोर्स के दस्तों ने कमान संभाल ली है। चेयरमैन पीटीआई को एक क्लास में रखा गया है। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की तफसीलात सामने आ गई हैं। पंजाब पुलिस की तश्कील करदा 3 टीमों ने गिरफ्तारी के अमल में अपना हिस्सा लिया। सीआईए पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के हवाले किया। पुलिस एहलकारों और अफसरान से मोबाइल फोन्स ले लिए गए। गुज़श्ता रात 10 बजे चेयरमैन पीटीआई को डीपीओ अटक के हवाले किया गया, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई को जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं, कानूनी अमल है। गिरफ्तारी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुलजिम को सफाई का पूरा हक दिया गया, मगर वो अपने दिफा में कोई सबूत पेश ना कर सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पीटीआई चेयरमैन ने रियासती तहाइफ बेचे, अदालतें मौजूद हैं, वो हक दिफा रखते हैं। पीटीआई चेयरमैन 9 मई हमलों के मास्टर माइंड भी हैं। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। अभी अहम खबर है, चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर बैरून मुल्क चले गए हैं। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ट्रेनिंग के लिए बरतानिया गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जज हमायूं दिलावर की ट्रेनिंग के लिए नामजदगी की थी। इस बारे में मजीद तफसीलात ज़ीशान सैयद से हम लेंगे। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई को सजा देने वाले जज जो है एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर बरतानिया चले गए हैं। जो ख़त सामने आ गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को 4 अगस्त को सेशन जज ने ख़त लिखा था और इसमें जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की नामजदगी की दरख्वास्त की थी। ख़त में ये लिखा है कि जज फिजान हैदर की जगह ट्रेनिंग के लिए जज हमायूं दिलावर का नाम जो है वो शामिल किया जाए और जज हमायूं दिलावर ने 5 अगस्त से 13 अगस्त लंदन में ट्रेनिंग में शामिल होंगे। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल में ये ट्रेनिंग सेशन होना है और एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर जो है वो बरतानिया चले गए हैं। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के हवाले से ये ट्रेनिंग है जिसमें वो शिरकत करेंगे और ट्रेनिंग का तमाम खर्चा जो है वो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन की जानिब से उठाया जा रहा है। लेकिन ये भी बता दूं कि जज हमायूं दिलावर ने गुज़श्ता रोज तोशाखाना रेफरेंस में जो फौजदारी मुकदमा था उसमें चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया था। कल वो फैसला जो है वो सुना के रातों रात जो है वो पाकिस्तान से बरतानिया चले गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 160 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और रास्ते बंद करने पर मुख्तलिफ थानों में 18 FIRs दर्ज कर ली गई हैं। इस बारे में डिटेल्स लिहाज अली से हम लेते हैं। जी लिहाज। जी, महकमा दाखिला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 35 अजला में मजमूई तौर पर 40 से ज़ायद छोटे बड़े मुजाहरे हुए हैं और इनमें से सबसे बड़ा मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के खिलाफ कबायली ज़िला मोमन और बाजवड़ में हुआ है। इसके अलावा दीगर अजला में बहुत कम तादाद में ये मुजाहरे हुए जो न होने के बराबर थे, लेकिन मजमूई तौर पर 160 के करीब अफराद को गिरफ्तार किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा पेशावर और उसके बाद मर्दान में गिरफ्तारियाँ हुई है। मजमूई तौर पर 18 FIRs काटी गई हैं, जिनमें पाकिस्तान मुकामी क़यादत को नामजद किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज आपका।
अमेरिका ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। मौजूदा हुकूमत खत्म होने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। निगरान वजीर आजम कौन होगा, अभी तक ये फैसला नहीं हो सका। वजीर आजम की इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत तेज हो चुकी है। शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वजीर आजम से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज मुलाकात मुतवक्के है। निगरान वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी समेत दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं की मुलाकात का भी इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो सका है। मौजूदा हुकूमत ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। अभी तक फैसला नहीं किया जा सका कि निगरान वज़ीर आज़म होगा कौन। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत तेज़ हो चुकी है। शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते में। शाकिर अब्बासी से मज़ीद जानते हैं। शाकिर, बताइएगा किसके नाम खुरा निकलने जा रहा है? देखिए, अब 2-3 दिन ही बाकी रह गए। इसलिए वज़ीर आज़म आज भी ताज़ी मुशावरत जारी रखेंगे और खास करके गुज़िश्ता जो इजलास हुआ से छोटी जमातों से भी बाज़ नाम मांगे गए थे, तो ज़राए कन्फर्म करें कि वो नाम वज़ीर आज़म को मौसूल हो गए हैं। इसके साथ ही वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी कल या शायद आज रात मुलाकात करेंगे और अपने नामों के हवाले से उनके सामने रखेंगे। जो वज़ीर आज़म के लिए नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी है। उनके साथ साथ हफीज़ शेख, उसके लिबास असलम बोसानी के नाम भी सामने आए हैं। ताजू ने अपनी फैसले का अख्तियार क्योंकि गुज़िश्ता जो मीटिंग हुई थी उसमें वज़ीर आज़म को दे दिया था, इसलिए लेकिन वज़ीर आज़म उस इख्तियार मिलने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो भी नाम फाइनल होगा वो मुशावरत से होगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म ताजियों के साथ साथ अपनी पार्टी कायद नवाज शरीफ से भी मुसलसल राब्ते में है। आज या कल में वज़ीर आज़म की आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी और इन तमाम मुलाकातों के बाद अगले 2 दिन में वज़ीर आज़म की जानिब से जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम नामजद करने और जो उन्होंने अपोजिशन लीडर राजा रियाज से डिस्कस करने हैं वो नाम हकीकत तौर पर सामने आ जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। दिखावे के लिए मर्दमशुमारी में तौसीह की गई। डिजिटल मर्दमशुमारी के नाम पर अवाम को धोखा दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमर रहमान कहते हैं कि कराची की आबादी को कम गिरा गया। पीडीएम और एमकेएम ने मिलकर कराची की पीठ में छुरा घोंपा। जाली मर्दमशुमारी को अगर कबूल कर लिया गया तो ये कराची के साथ बड़ी ज्यादती होगी। हमारा मुतालबा है कि कराची की मर्दमशुमारी ईमानदारी से की जाए। सेनेट इजलास जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चेक करें, सूबे के पास भी जा रहा है, उन्हें तसल्ली होने के बाद फिर उन्होंने फैसला किया और तमाम 8 के अच्छा बाई दी वे ये फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। ये जनवरी 22 में ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि फौरी तौर के ऊपर अगली जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो ड्यू है उसके लिए डिजिटल सेंसस का इत्तेमाम किया जाए और उसके लिए इस पे कौम ने 34 अरब रुपया खर्च किया जनाब चेयरमैन। तो मैं समझता हूँ कि आप हकायक देख लें, फिर जो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो तो हमेशा आप अगर राइट है कि उसको आप टेकअप करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सर। इसको सुने वो कहता है हमारी ब्लैक डे, फिर मैं आपको देता हूं। जी सैफुल्लाह आबड़ो साहब बोले, मैं आपको देता हूं। थैंक यू सर। दे रहा हूं बैरामंद दे रहा हूं। आप तो बैरामंद हमेशा बात सुनते हैं, आपकी यही खूबी है। तशरीफ रखे जी। थैंक यू जनाब चेयरमैन। वेलकम है। एक अहम खबर है ये, प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह के हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं। एडवांस टैक्स की शरह में भी इजाफा कर दिया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने वाले को सेक्शन E7 का फॉर्म भर कर देना होगा जिसमें इसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर प्रॉपर्टी की तफसीलात देना लाजिम है। प्रॉपर्टी पर टैक्सेस की बढ़ाई गई शरह और मुमकिन नए सर्वे के हवाले से हम रिपोर्ट करेंगे अशरफ मेहता। प्रॉपर्टी पर मजीद टैक्स न लगाने के वजीर खजाना के बयान के बावजूद प्रॉपर्टी की फरोख्त 50% की हद तक रुक गई। खरीदार खौफजदा है कि अब इसे कोई भी प्लाट या घर खरीदने के लिए दीगर प्रॉपर्टी की तमाम तफसीलात देना होगी। अगर खरीदार तफसीलात ना भी दे तो सेक्शन E7 के तहत दी गई मालूमात से FBR तमाम तफसीलात हासिल कर लेगा। ज़राए आमदन बताने के साथ आमदन पर टैक्स दिया या नहीं ये भी बताना होगा। अगर टैक्स की अदायगी नहीं की या कम की है तो इस पर टैक्स और जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों ही अदा करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन टैक्स की शरह फाइल्स के लिए 2 से 3% कर दी गई। नॉन फाइलर के लिए 4 से 6% खरीदार को एडवांस टैक्स लगता था, लेकिन इसकी शरह भी बढ़ाकर 7 से 10% कर दी गई।
2 साल के अंदर प्लॉट या घर फरोख्त करने वाले पर कैपिटल टैक्स का इतलाक होगा। 2 साल के बाद फरोख्त करने पर कैपिटल टैक्स का इतलाक नहीं होगा। FBR ज़राए के मुताबिक शहरियों की तमाम प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2023 के बाद किसी भी वक्त नया सर्वे कराया जाएगा। सेक्शन E7 पर अमल करके ही नए टैक्स गुजारों को टैक्स नेट में लाया जा सकता है। नए सर्वे में FBR वैल्यू को 50 से 100% तक बढ़ाए जाने का इम्कान बढ़ गया है। दही इलाकों में प्रॉपर्टी की वैल्यू DC रेट, जबकि शहरियों के पोश इलाकों में FBR रेट चल रहा है। अशरफ मेहताब, न्यूज़ लाहौर। तफसीलन रिपोर्ट आपने देखी है पैकेज था अशरफ मेहताब का, और अशरफ मेहताब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम करते हैं अशरफ मेहताब आपको स्टूडियोज़ में, और इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ होंगे हसन तलाल साहिब साहब, आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले अशरफ की, चूँकि ये पैकेज है, रिपोर्ट है, अशरफ से जानते हैं अशरफ ये जो सेक्शन E7 फॉर्म है ये बेसिकली होता क्या है, इसे होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। असल में ये जो IMF की कड़ी शराइत थी कि आप प्रॉपर्टी जो सेक्टर है उसको, ज़राअत को, रिटेल सेक्टर को इसमें टैक्स नेट में लाएँ। तो ये पिछले साल भी इसके ऊपर ये 7E सेक्शन जो था ये इंसर्ट किया गया था, लेकिन इस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस साल चूँकि कड़ी शराइत लगा दी गई और आपको पता है कि बड़ी ताख़ीर से आपको किस्त मिली, तो उसके ऊपर हुकूमत ने चुपीते ही, दूसरे लफ्ज़ों में कह लेंगे, साठगार साहब ने तो कहा था कि हम नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बढ़ा दी है, शरह भी बढ़ा दी। जैसे कि आपने पैकेज के अंदर भी देखा है कि फाइलर और नॉन फाइलर के लिए वो शरह बढ़ाई गई हैं। फाइलर के लिए बहुत कम है, लेकिन नॉन फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो आप उसमें एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे, तो उसके ऊपर 3.5% इजाफा उन्होंने कर दिया है। जो पहले शरह थी 10.5% तक जाना होगा, आपको देना होगा। अच्छा। और इसी तरह से अगर आप ने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगना है। आपने कुछ उससे मुनाफा कमाया है, गेन किया है उससे, तो उसकी शरह भी बढ़ा दी गई है। तो ये इसीलिए शरह बढ़ाई है कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो मेरी ब्यूरो क्रिएट्स हैं FBR की, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लोगों को लाया जाए। और उन्हीं के मुताबिक ये है कि भाई जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर फाइलें घूम फिर रही होती हैं। किसी के पास 100 फाइल है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 60 है, तो लेके घर पे रख लेते हैं, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताते। और अंदर ही वो सारा जो है ना घूम फिर रही होती है, ना उसकी कोई रजिस्ट्री होती है, ताकि रजिस्ट्री हो तो उसकी मालियत। अच्छा अशरफ, यहाँ पे पॉइंट है कि जिन्होंने पहले से वो प्लॉट्स, वो जो प्रॉपर्टी लेके रख ली है, उनके लिए तो नहीं है, अब जाहिर है वो तो खरीद चुके हैं। नहीं, जब वो किसी ने इन्वेस्टमेंट के सूरत में ली है तो बेचना भी तो है ना उसने। अच्छा। इतनी सारी अमाउंट को रख के आप करेंगे क्या करेंगे फिर? आखिर ये अगर इस पे सख्ती से अमल होता है तो यकीनी बात है फिर आपको बेचनी जब होगी तो फिर करना पड़ेगा। मतलब खरीदने और बेचने वाले जो हैं अब दोनों ही इस वो घेरे में आ गए। यकीनी बात है। अगर तो मेरे पास देखें, इसमें यह है कि सेक्शन 7E के अंदर अगर आपका एक रहायशी घर है, प्लाट है, उसका घर है, तो वो इससे इस्तिस्ना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी। और अगर कोई कारोबारी जगह है जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं, इसके अलावा कोई एक आधी छूट होगी, बाकी जो है आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप डिटेल नहीं भी देते तो जब सेक्शन E फॉर्म भरेंगे तो उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, फिर अपना नाम देंगे, फिर डिटेल देंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट हो जाएंगी। टैक्स नेट में लाने के लिए सब कुछ किया गया है। इस पर राय ले लेते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हसन तलाल साहिब साहब भी हमारे साथ हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे आप, ये तमाम तर जो भी कार्रवाई डाली गई है, कार्रवाई कहेंगे इसको, क्योंकि जितने भी हमारे प्रॉपर्टी, हमारे बिजनेस टाइकॉन है, अब उनको टैक्स नेट में लाया जा रहा है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी देखें, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें 7E जो इन्होंने नई शरह लगाई है, ये जो सेक्शन लगा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये 7E इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप इसको समझने में जाएं तो इन्होंने इसको इस तरह किया है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वैल्यू है और उसके अंदर आपकी लेट्स सपोज प्रॉपर्टी वैल्यू 3 करोड़ है, 3 करोड़ का आप पहले 20% निकालेंगे, 20% जो निकालेंगे उस पर आपने 5% टैक्स देना होगा। तो देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग, अगर आपको लोगों के एजुकेशन के हवाले से देखें तो इतनी लिटरेसी रेट नहीं है। वहाँ पे अक्सर जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट में डील करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि मेरे ख्याल से मोर देन 50% ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पहले तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है एक आम बंदे के लिए समझने के लिए कि जब भी वो 7E को बारे में जानना चाहेगा तो उसको या तो कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट के अलावा, जहाँ पे पहले ये होता था कि कोई भी आम आदमी को प्लॉट लेता है, घर लेता है, तो आराम से जाता है और अपनी चीज़, दुकान या जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्लॉट, वो अपने नाम करवा सकता है।
اب 7E کا جو فارم ہے اس کے لیے اس کو مائٹ پاسبل ایک وکیل کو ہائر کرنا پڑے گا، بھائی مجھے بتاؤ کہ 7E کا فارم ہے کیا، میں کیسے اس کو فل کروں تاکہ فیوچر میں میں کسی اور چیز میں نہ پھنس جاؤں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آیا کہیں FBR ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر نوٹس نہ کر دیں یا کوئی چیز ایسا نہ کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ جو قانون ہے وہ صرف غریبوں پہ ہوتے ہیں، باقی جس طرح کہ انہوں نے ساتھ مہتاب صاحب نے بتایا جو ایگزیمپشنز بتائیں، وہ ایگزیمپشنز جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ اگر آپ کے رہائش میں پرسنل یوز ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے، یا آپ بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے لیے ٹیکس نہیں لگائیں گے، لیکن جب ٹیکس لگانے کی بات آتی ہے تو وہ جو لوگ با اثر لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ ایگزیمپشن مل جائے گی، لیکن دوسری طرف ایک عام بندے کے لیے یہ اچھا خاصا جو ہے نا مشکل چیز ہے، تو وہ اتنی زیادہ کمپلیکسٹیز میں جا رہے ہیں تو اس سے ہوگا کیا، جیسے کہ پاکستان میں دیکھیں کہ لاسٹ 2 سے 3 سالوں میں ہمیں ڈفرینٹ قسم کی دیکھا ہے کاروبار ڈاؤن ہوتے کہ دیکھیں ہر قسم کے کاروبار کو ہم نے دیکھا ہے لاسٹ 2-3 سالوں میں، یا لاسٹ یہ جو اسپیشلی لاسٹ 1 ایئر کا عرصہ گزرا ہے، اس میں سیلز کے گراف ہو گئے، لوگوں کے بزنس کے گراف ہو گئے، وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ریلیف دے، کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرے، نہ کہ اس طرح کی چیزیں لے آئیں جس کی وجہ سے لوگ مزید جو ہیں وہ ٹینشن میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ سیکشن ای کا جو فارم ہے اشرف، یہ آن لائن بھی آپ بتا رہے تھے ابھی کہ دستیاب ہے، اس کو پر کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فل کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک لائر جو ہے ڈیفینیٹلی ہائر کرنا پڑے گا، کتنا یہ کمپلیکیٹڈ فارم ہے اشرف، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں حکومت کے جو کام ہوتے ہیں نا یہ سمجھے کہ آنن فانن کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ ہوم ورک نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا آتے ہیں۔ جب 1 سال پہلے انہوں نے انسرٹ کیا تھا اس کو 2022 میں، تو اس وقت اس پہ تیاری کر لی جاتی، لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی، سارے پراپرٹی جو ڈیلر ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو ڈیولپر ہیں یا جو بھی مالکان ہیں، ان کو بلا کے اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں، تو وہ یقینی بات اپنے پھر آگے لوگوں کو بھی ٹریننگ کروا سکتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن جو واقعی ان پڑھ ہیں یا اتنے کم پڑھے لکھے ہیں جو نہیں زیادہ، ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ یقینی اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہوگا نا، ایک تو ہے کہ وہ کاروبار بھی ڈاؤن ہو گیا، دوسرا یہ گورنمنٹ کو جو ٹیکسز ملتے تھے وہ بھی رک گئے ہیں، لاکھوں رجسٹریاں بھی رکی ہوئی ہیں اس وقت۔ عید کے فوراً بعد اب اگر غور کریں تو جو لوگ ہیں اب وہ بھاگے پھر رہے ہیں کہ 7E کہاں سے لیں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس سے منظوری لیں، کیا کریں۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی چینجز آ جائیں، شاید کوئی نرمی ہے۔ یہی بات ہے، اسی وجہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن جو لوگ ریئلی لینا چاہ رہے ہیں لے لی ہے، جو کاروبار ہے لینا، اس کی جو سیل ہے اور اس کو جو خریداری ہے وہ آپ نے کہا کہ وقتی طور پہ روک دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ساہی صاحب سے پوچھتے ہیں، ساہی صاحب یہ جو ٹیکسز کے اثرات ہیں، کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے اس سے، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، جب بھی نئے ٹیکسز لگتے ہیں تو ایک جو ٹریڈ ہے وہ آپ کی رک جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا لاسٹ پورا جو 1 ایئر گزرا ہے اس میں پراپرٹی کے حالات کو بہت زیادہ چیزوں کو متاثر کیا گیا، وہاں پہ جہاں پہ تھوڑا سا گورنمنٹ ریلیف دیتی جس سے لوگ جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ بڑھتی، وہ بالکل رک گئی ہے۔ اگر میں DHA میں بات کر رہا تھا، لاہور DHA ایسوسیشن کے 1-2 بندوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہماری جو پراپرٹی ہے، جو سیلز ہیں وہ 50% تک رک گئی ہیں۔ اب 50% رکنے سے ہوگا کیا، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ڈسٹارٹڈ مارکیٹ بیہیویئر آ جاتا ہے۔ ڈسٹارٹڈ مارکیٹ بیہیویئر کیا آتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس کہا کہ 2 سال کے اندر اندر بیچیں تو ہم کا ٹیکس بڑھا کے جہاں پہ فائلر کے لیے 2 سے 3% شرح کر دی گئی ہے، اور نان فائلر کے لیے جو ایون کے سیلر ہے اس کی شرح 4 سے 6% کر دی گئی ہے۔ تو وہ ہوگا کیا کہ 2 سال، بالکل ہوگا کیا کہ 2 سال میں ہوگا یہ کہ 2 سال کے اندر وہ لوگ نہیں بیچنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ 2 سال اس کو ہولڈ کریں۔ اگر وہ ہولڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہوگا کیا کہ ایک مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو سکتی ہے۔ اگر شارٹیج کریٹ ہوگی تو وہ ان لوگوں کے لیے، ایسے تمام لوگ جو لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پوری اپنی لائف کی جمع پونجی لگاتے ہیں اپنے گھر بنانے میں، اپنے پلاٹ بنانے میں، وہ لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ یار ہم 5 سال بعد گھر لے سکیں گے، ہم 7 سال گھر، اور اب وہ ایسی سچویشن میں اگر ان کے پاس پیسے آ بھی جاتے ہیں تو یہ جس طرح کا کمپلیکس نظام ہے اور جس طرح کے نئے ٹیکسز ہیں، یا اگر شارٹیج ہو جاتی ہے یا مارکیٹ بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی یہ چیزیں ان کی پہنچ سے دور نکل جائیں گی، ان کی افورڈیبلٹی سے پھر باہر ہو جائیں گی، اور وہ لوگ پھر اپنے گھر کا خواب یا اپنے پلاٹ کا خواب ان کا پھر ادھورا رہ جائے گا ان سب نظام کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ تھے آپ پراپرٹی ایکسپرٹ طلال ساہی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور اشرف مہتاب آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں میں ضمنی الیکشن کا دنگل، پولنگ کا عمل جاری ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت 5 امیدوار مد مقابل ہیں۔ نمائندہ نیوز ہارون تنولی پولنگ اسٹیشن نمبر 94 پر اس وقت موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ جی ہارون۔ جی بالکل، اس وقت میں ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کے پولنگ اسٹیشن نمبر
94 کے اوپر موجود ہوں. یہاں پر اگر بات کی جائے تو 1100 ووٹر جو ہیں ٹوٹل ووٹر ہیں مرد و خواتین ووٹر. یہاں ابھی تک جو ووٹ پول ہوئے ہیں وہ 100 کے قریب ہیں. یہاں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پورے حویلیوں کے اندر اسی طریقے سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ پرسکون طریقے سے جاری ہے. ووٹر جو اپنا ووٹ جو ہے پول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر یہاں بات کی جائے مردوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. مردوں کی 60 ووٹ جو ہیں یہاں پول ہو چکے ہیں, خواتین کے جبکہ 40. مرد جو ہے زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. ابھی کیونکہ ضمنی بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں ووٹ ٹرن آؤٹ نہیں رہتا جو پہلے جنرل الیکشن میں ہوا ہے. اس دفعہ بھی وہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسا پہلے جنرل الیکشن میں تھا اس طریقے سے ضمنی انتخابات کے اندر وہ نہیں ہیں. اگر بات کی جائے تو ایبٹ آباد کے ٹوٹل جو ہیں 1 لاکھ تحصیل حویلیاں کے 1,65,800 ووٹر جو ہیں آج اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ابھی صبح 8 بجے پولنگ کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے. ابھی تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں. 2 گھنٹوں میں اس پولنگ سٹیشن نمبر 94 پہ 100 ووٹ پول ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دیگر جو پولنگ سٹیشن ہیں شہری ایریاز کے اور ریموٹ ایریاز کے حویلیوں کے اندر جتنے بھی ہیں ان پہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. جی بہت شکریہ ہارون آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.